हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट स्विच सेट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। इंडिया अफ्रीका की मीटिंग हुई है 17वें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में ऑन इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें 17 कंट्रीज़ मेंबर हैं अफ्रीका की। ठीक है, तो इंडिया भी इसका पार्ट है और इंडिया और अफ्रीका के बीच में इस अभी रिसेंट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मीटिंग हुई है। 2005 में इसको बनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली इसमें फोकस किया गया है, मतलब जो भी ये मीटिंग्स होती हैं उस पर फोकस किया जाता है कि ट्रेड और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इंडिया और अफ्रीका के किस तरह से बूस्टअप किए जा सकते हैं। तो इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये आप देख सकते हैं। जब ये ट्रेड और ज़्यादा बूस्टअप होगा आपस में कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं, कई लेवल्स पे एमओयूज वगैरह साइन होंगे, जैसे कि डिफेंस लाइन पर एमओयू साइन हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एमओयू साइन हो रहे हैं, और इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज हो गया, यूथ अफेयर्स जो हैं इनसे रिगार्डिंग जब एमओयूज वगैरह साइन हो रहे हैं तो उसके थ्रू लगभग 4430 प्रोजेक्ट्स के बारे में को मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, और इंडियन एक्सपोर्ट जो है अफ्रीकन कंट्रीज में और ज़्यादा बढ़ेगा तो इंडियन की इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, इंडिया का की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो नेक्स्ट वाली है। क्या हुआ है यूएस में, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 9.1% पहुंच गया था जून में, जो कि बताया जा रहा है कि उनका 40 साल में अब तक का हाईएस्ट रहा है। तो उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उस रिपोर्ट में कई चीज़ें मेंशन थी, पर जो बेसिक चीज़ें जो इस टाइम पर अभी इंडियन एक्सप्रेस में कल का एक आर्टिकल आया था बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं सोचा कि उसको कवर कर लेता हूँ। 3 टर्मिनोलॉजीज उसमें दी हुई थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी मुझे। एक तो था यील्ड इन्वर्जन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन क्या होता है। दूसरा है सॉफ्ट लैंडिंग और तीसरा है रिवर्स करेंसी वॉर। है ना, तो एक एक करके ये तीनों चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या यूज़ है और प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखते चलते हैं। तो पहली चीज़ तो बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन क्या है, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा बॉन्ड क्या है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट या कोई भी कॉरपोरेट या मतलब जैसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कोई भी हो, वो मनी रेज कर सकता है थ्रू इन्वेस्टर्स, है ना। तो बॉन्ड साइन करना पड़ता है उसके लिए। बॉन्ड साइन करना मतलब कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो उसको एक सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करोगे, गारंटी दोगे कि हाँ आप रिटर्न करोगे। तो तरह तरह के बॉन्ड साइन होते हैं। गवर्नमेंट जब साइन करती है कोई बॉन्ड तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट ज़ीरो रहता है, मतलब कि इन्वेस्टर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये सबसे सेफ और सिक्योर होता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है ये, तो गवर्नमेंट रिटर्न बैक करेगी। और इनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहता है, ज़ीरो कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स का। ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड क्या है, जो इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टर ने उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो बॉन्ड यील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ मेंशन भी है, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर ए गुड वे टू अंडरस्टैंड दैट द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन दैट इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको अब अगला टॉपिक जो इसमें देखने को मिलेगा, आपने देखा बॉन्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है ना। अब बॉन्ड यील्ड कर्व क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार को। 4 टाइप के बॉन्ड यील्ड कर्व बनते हैं। बॉन्ड यील्ड मतलब क्या हुआ कि जो भी रिटर्न बैक इन्वेस्टर को मिल रहा है ना, तो उसके कर्व तरह तरह के होते हैं। मतलब कि अगर जो भी यील्ड मिल रहा है वो अगर ग्रो कर रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है यील्ड, जैसे कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे उस यील्ड पर, तो वो स्टीप होता जाएगा धीरे धीरे, है ना, तो वो अच्छी चीज़ है। फिर इसी तरह से नॉर्मल होता है, फ्लैट होता है, इन्वर्टेड जो रहता है उसमें क्या होता है कि उसमें इन्वेस्टर जो है उसको नुकसान हो रहा है थोड़ा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यील्ड कर्व के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
और यील्ड कर्व के साथ इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी देख लेते हैं, है ना, यील्ड इन्वर्जन भी देख लेते हैं मतलब। तो क्या है ये चीज़, देखिए, यील्ड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यील्ड फ्रॉम बॉन्ड्स। तो बॉन्ड से जो भी यील्ड हो रहा है, मतलब कि जो भी रिटर्न आ रहा है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना ही यील्ड कर्व होता है। ये डेफिनेशन है इसकी, याद कर लीजिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ वन was to take US government bonds of different tenures and plot them according to yield they provide, one would get the yield curve. पॉइंट ये है कि यूएस गवर्नमेंट से सपोजिटली, या किसी भी गवर्नमेंट से या कॉर्पोरेट सेक्टर से जो भी बॉन्ड साइन हुए हैं, है ना, उसका जो भी यील्ड मिल रहा है उसको कंपेयर किया जाएगा, तो वो आपका यील्ड कर्व के फॉर्म में देखने को मिलेगा, है ना। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो भी यील्ड कर्व होते हैं वो यूजुअली होते हैं आपके, एक सेकेंड, वो आपके होते हैं स्टीप कर्व्स या नॉर्मल कर्व्स, है ना। पर अभी जो सस्पिशियस, मतलब जो करंट सर्कमस्टेंसेस यूएस के चल रहा है उसमें इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व मतलब हो जाता है व्हेन इन्वेस्टर सस्पेक्ट्स दैट द इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ट्रबल, दे पुल आउट मनी फ्रॉम शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट्स एंड पुट देम इन लॉन्ग टर्म, है ना। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स, जब भी ऐसा रहता है कि इकोनॉमी में, मतलब सपोजिटली स्टॉक मार्केट है या किसी भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह किया गया है, और वहाँ से जब उनको लग रहा है कि अब वो कंपनी लॉस में जाने वाली, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट, जो आउटपुट, जो प्रॉफिट निकलना चाहिए था उस कंपनी का, वो और घटता चला जाएगा। तो वो इन्वर्टेड यील्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यील्ड कर्व का यहाँ के बारे में है। तो गवर्नमेंट के केस में भी ऐसा रहता है, जब बॉन्ड्स ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बॉन्ड साइन किया है वो खुद ही पैसा खींचना स्टार्ट कर दें, तो वो इन्वर्टेड यील्ड में जाना स्टार्ट कर देता है ना, नेगेटिव यील्ड में जाना स्टार्ट कर देता है। अब सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग होती है एक, जैसे कि सपोजिटली यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है, प्रोसेस ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग दैट द यूएस फेडरल रिजर्व इज करंटली अनवीलिंग इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई बट आल्सो इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मनी। तो जब भी ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक, या जैसे हमारे केस में आरबीआई है, यूएस के केस में सेंट्रल बैंक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी इंट्रोड्यूस की जा रही है उसके थ्रू रिसेशन आ रहा है, तो वो होता है हार्ड लैंडिंग। क्यों? क्योंकि उससे पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसेशन से ना, रिसेशन से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उससे पब्लिक हर्ट हो रही है, तो वो हार्ड लैंडिंग कहलाती है। पर जब वो सिचुएशन नहीं आती है और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज ना सिर्फ इन्फ्लेशन, जो करंट क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको भी मैनेज कर ले रही है, और रिसेशन जैसी सिचुएशन भी नहीं आने दे रही है, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जा रहा है कि जिससे रिसेशन आने की नौबत आ रही है, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी ये थी। और एक रिवर्स करेंसी वॉर है। यहाँ पर क्या है, जब एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, हाँ सॉरी, तो क्या है यहाँ पर रिवर्स करेंसी वॉर, क्या है कि यूएस ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ कि फॉरेन जो कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, जो दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो कंट्रीज अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दी, ताकि उनके प्रोडक्ट्स और महंगे बिके, महंगे बिकेंगे तो उसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि बाकी करेंसीज जो दूसरी कंट्रीज है, जैसे इंडिया की करेंसी है या चाइना की करेंसी है, उसके कंपेयर में, क्योंकि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो यूएस डॉलर में ज़्यादा हो रहा है ना, तो यूएस करेंसी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गई। तो डिस्पाइट कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके बावजूद अगर स्ट्रांग कर ले रहे हैं वो लोग अपनी इकोनॉमी को, इसी को रिवर्स करेंसी वॉर कहते हैं। वो अपनी करेंसी को स्ट्रांग कर ले गए जबकि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस चीज को रिवर्स करेंसी बोली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या था कि
कहीं की इकोनॉमी जब वीक होती है तो वहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि उसकी क्राइसिस की वजह से आ, उनको लॉस होगा, इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, है ना। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है और हाई इंटरेस्ट लगाने पड़ गए हैं, उसके बावजूद इकोनॉमी जो करेंसी वहाँ की वो स्ट्रांग होती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन को रिवर्स करेंसी वॉर क्या बोलेंगे, रिवर्स करेंसी पॉलिसी बोली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर करेंसी की वैल्यू इंप्रूव होती है डिस्पाइट जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि अभी रिसेंट में कर्नाटका गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पेपर पब्लिश किया था उसके रिगार्डिंग, कि जो पाइथागोरस थ्योरम थी ना वो फेक है। फेक मतलब कि एक्चुअल में ओरिजिनल पाइथागोरस की नहीं थी वो जो थ्योरम है वो पाइथागोरस का नहीं था। वो इंडिया में पहले ही वैदिक काल में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है ना। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है? तो बुद्धयान शुल्ब सूत्र बुद्धयान शुल्ब सूत्र में इसको मेंशन किया जा चुका है, जो कि वैदिक काल में हुआ था। तो पाइथागोरस का जो एरा था वो लगभग 500 से मतलब 400 से 500 बीसी के आसपास था, बिफोर क्राइस्ट, है ना। और जो अपना वैदिक पीरियड था वो ऑलरेडी 600 बीसी में के अराउंड एंड होता है। उससे पहले तक था 1500 से 600 बीसी के आसपास जो आपका वैदिक पीरियड था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की चीज़ें वैदिक काल में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं से वहां से डिराइव होके आया हुआ है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है। पाइथागोरस के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ग्रीक फिलोसोफर है, और उस टाइम पे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी जब ये पाइथागोरस थे। और इनके बारे में इस तरह से बोला जाता है या पढ़ा जाता है कि अ, इन इनकी जो सोसाइटी या जो भी स्कूल जिस तरह की भी इनकी एजुकेशन थी वो काफ़ी सीक्रेटिव नेचर की थी, है ना। इनके बारे में बहुत बाद में जानने को मिला था, लगभग 100-200 बीसी के आसपास इनके बारे में जानने को मिला था, इनके थ्योरम के बारे में जानने को मिला था। तो वैदिक इंडिया में इसको पाइथागोरस थ्योरम कैसे जाना जा रहा है ये देख लेते हैं एक बार। जो हमारे यहाँ पर उस टाइम पर वैदिक पीरियड में जो भी यज्ञ वगैरह होते थे ना, तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो होता था वो बहुत टू द पॉइंट स्पेसिफिक हुआ करता था। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तमाम इस तरह की चीज़ें में जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रेपीजिया है, या रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर हैं, इन सबको डिराइव करने का भी मेथड प्रॉपर हुआ करता था। देखिए यहाँ पर लिखा है बौद्धियाना सूत्र कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये सब बनाने क्या चीज़ बनाने के लिए किए जाते थे? ऑल्टर्स हैं या फायर प्लेसेस हैं, ये सब बनाने के लिए इस तरह के थ्योरम्स उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस टाइम पे ये एक जेनरिक फैक्ट टाइप, ज्योमेट्रिकल फैक्ट टाइप इसको बना के रखा गया था। ऐसा जो थ्योरम नहीं था, बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ ये था कि जैसे कॉमन कंस्ट्रक्शंस के उसमें ना यूज़ किया जाता था इसको। फायर रिचुअल्स जो यज्ञ होते थे उसके कंटेक्स्ट में जो है इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे था, है ना। तो इस इस टाइम पर ग्रीन पिट वाइपर के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी। और ग्रीन पिट वाइपर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो हमारे कंट्री में ग्रीन पिट वाइपर का एंटी वेनम नहीं है ना। और दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला नहीं होता, पर हाँ इसके काटने से जो क्लॉटिंग होती है बॉडी में, क्लॉटिंग मतलब होता है कि जो गट्ठा बनता है ना, जैसे आपको कभी कट वगैरह लग गया तो ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्लॉट करने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट करते हैं ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो वो चीज़ क्लॉटिंग बंद कर देता है। इसका जो ग्रीन पिट वाइपर है, इसका वेनम जो होता है वो इस ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है अगर वो काट लेता है तो, ठीक है।
तो इंडिया में 3 तरह की प्रॉपर वैराइटीज़ जो ग्रीन पिट वाइपर है, इसकी 3 वैराइटीज़ पाई जाती हैं और इनके एंटी वेनम्स एज सच नहीं है। तो इसी वजह से जो वर्ल्ड स्नेक डे था उस पर एंटी वेनम जो ग्रीन पिट वाइपर का है, इसके वेनम का इसके ऊपर मतलब किस तरह से इसको डेवलप किया जाए उस पर डिस्कशन वगैरह हो रहा था। इसके बारे में पेपर वगैरह पब्लिश हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। वाइपर फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोटेलिनिया फैमिली से। इसके 2 मूवेबल फैंग्स होते हैं और हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन होता है आँख और नॉस्ट्रिल के बीच में। ठीक है, मतलब कि इनके 2 ऐसे और ग्लैंड होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी इनके वार्म ब्लडेड प्रे हैं उनको ईजिली ये स्ट्राइक कर जाते हैं, है ना। और मतलब वैरायटी इनकी देखिए, डेजर्ट से लेकर रेन फॉरेस्ट हर तरह के क्लाइमेट में पाए जा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो या आर्बोरियल हो, किसी भी टाइप के क्लाइमेट में इनको पाया जा सकता है। एग्स भी देते हैं ये, लाइव यंग भी देते हैं। और जो कॉमनली पाए जाते हैं, जो इंडिया में भी पाए जाते हैं, इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो है हम्प्ड नोज पिट वाइपर, मैंग्रोव पिट वाइपर और मालाबार पिट वाइपर, है ना। डेडलीस्ट तो सबसे ज़्यादा माना जाता है रसल वाइपर को और सॉ स्केल्ड वाइपर को। ये सबसे ज़्यादा वेनेमस वाइपर्स जो इंडिया में पाए जाते हैं। पर ये भी काफ़ी खतरनाक हो जाता है क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया, है ना। चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। तो क्या हुआ है रिसेंटली, इंडियन नेवी ने एक किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधु ध्वज को डीकमीशन किया है 35 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसकी कमीशनिंग जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। ठीक है, रशिया से एक्वायर किया गया था। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं इसके, ये एक बार देख लेते हैं। इंडिजनाइज सोनार है, इंडिजनाइज सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था इसमें, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें थी। और इकलौती ऐसी सबमरीन थी जिसको अवार्ड दिया गया था सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी का फॉर इनोवेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।